Morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. The last two topics which have been left before exercise number 10.2 are vector joining 2 points and after comes section formula. सेक्शन फॉर्मूला हमने पहले क्लासेस में भी सीखा है, उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एंड वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स उससे भी सरल टॉपिक है। देखो टॉपिक सारे ही सरल है ना, चैप्टर ही बहुत सरल है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि चीजों को पकड़ के रखना है। अगर चीजों को पकड़ के नहीं रखा ना, सरल सरल सी चीजों को पकड़ के नहीं रखा ना, तो फिर क्या है, टॉपिक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है तो बहुत सारे टॉपिक्स मिलके फिर सब भूल जाएंगे हम। ओके, तो मैं कह रहा था कि स्पेस के अंदर जब हमारे पास एक ही पॉइंट है तो उससे वेक्टर हमने कैसे बनाया। उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करके, उस पॉइंट को जैसे मैंने ओरिजिन से कनेक्ट किया तो अब वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है, तो उसको हमने वेक्टर कह दिया। और उस वेक्टर का नाम हमने रख दिया पोजीशन वेक्टर। क्या नाम रख दिया? किसका पोजीशन वेक्टर? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था। तो स्पेस के अंदर एक पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर बना के हम वेक्टर में तब्दील कर सकते हैं। बट क्वेश्चन कम्स कि स्पेस में एक पॉइंट नहीं है, अब की बार कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट्स हैं। स्पेस में कितने पॉइंट्स हमारे पास अब? 2 पॉइंट्स हैं। तो 2 पॉइंट्स से वेक्टर कैसे बनाया जाए? 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाया जाए, सवाल ये है। तो टॉपिक नेम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब इन दोनों पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाया जाए? इनको ज्वाइन करके बनाया जाए। तो इनको ज्वाइन करके हम जो वेक्टर बनाएंगे वो वेक्टर कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स ये हमको पता करनी है। तो सरल सी भाषा में तो ऐसे समझो कि जब अपन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो दो वेक्टर्स बन सकते हैं। एक, जैसे सपोज करो दो पॉइंट्स के नाम है पी और क्यू, ये पे है पी, ये है क्यू। तो एक वेक्टर बन सकता है पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड, और एक वेक्टर बन सकता है क्यू से पी की तरफ डायरेक्टेड। क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो आप पी से क्यू की तरफ वेक्टर बना रहे हो, ये एक वेक्टर है, और क्यू से पी की तरफ बना रहे हो, ये दूसरा वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स बन सकते हैं। मैंने कहा दो पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट बनाओ, तो आप लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाओ या लाइन सेगमेंट क्यू पी बनाओ, दोनों सेम है, लेकिन वेक्टर्स अलग हैं। समझ गए? कहने का मतलब है कि अगर लेट से मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, तो अगर मैंने कहा लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाओ, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू ये बन गई, और लाइन सेगमेंट क्यू पी भी ये बन गई। मतलब लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट क्यू पी बराबर है। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा तो ये बराबर नहीं है। वेक्टर पी क्यू इधर की साइड आने वाला वेक्टर है, वेक्टर क्यू पी उधर की साइड जाने वाला वेक्टर है। ठीक है, ओके, चलो जी। अब एक और चीज, यहाँ पे इस पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। जैसे मैंने पी और क्यू की लिया तो इन्होंने पी वन और पी टू ले लिया, दो पॉइंट्स लेने हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन वाई वन जेड वन, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स टू वाई टू जेड टू। तो अब इन दोनों से बनने वाले वेक्टर जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, या सॉरी, वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, वेक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी, जो इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? तो बहुत ही सरल है, पी वन पी टू मतलब उसको क्यू ले लो, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसको पी ले लो, है ना। तो पी क्यू, अगर मैंने वेक्टर पी क्यू बोला तो पी क्यू की कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? जो टर्मिनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में से जो इनिशियल पॉइंट है उसके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर। टर्मिनल पॉइंट कौन सा है? क्यू। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? पी। तो क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, यानी एक्स टू में से एक्स वन को माइनस करो, ये हो जाएगा उसका पहला कंपोनेंट आई कैप वाला। प्लस फिर y2 में से y1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा उसका दूसरा कंपोनेंट जे कैप वाला। और प्लस फिर z2 में से z1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा उसका तीसरा कंपोनेंट के कैप वाला। बोलो समझ आया? आया समझ में? और अगर मैंने कहा नहीं साहब पी क्यू मत बनाओ, आप क्यू पी बनाओ, अब क्या करोगे? क्योंकि दो वेक्टर्स बन सकते हैं ना दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट पी हो चुका है और इनिशियल पॉइंट क्यू हो सकता है, क्यू हो चुका है, तो मैं क्या कर दूंगा, पी माइनस क्यू कर दूंगा। पी माइनस क्यू कर दूंगा तो क्या बनेगा बताना, एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स आई कैप, वाई वन माइनस वाई टू टाइम्स जे कैप, एंड व्हाट, जी वन माइनस जी टू टाइम्स के कैप। फाइन, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, ये दो वेक्टर मैंने बना दिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है। अब अगला सवाल मेरा, आपने सर अगर दो वेक्टर बना दिए, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू पी, तो हर एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसकी लंबाई, उस वेक्टर की लंबाई। तो इस वेक्टर पी क्यू की लंबाई जो होगी, मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू होगा,
और इस वेक्टर क्यूपी की जो लंबाई होगी, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो बराबर होंगे? बराबर होंगे क्या? ऑब्वियस बात है, आप पी से क्यू जाओ आप या क्यू से पी जाओ, लंबाई तो बराबर ही होगी, डायरेक्शन ही तो सेम है। मैं यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से वापस यहाँ आए, तो सेम ही तो लंबाई फॉलो करी, बस डायरेक्शन ही तो डिफरेंट फॉलो करी। तो दोनों की लंबाई सेम होगी या नहीं होगी, इसको चेक करते हैं। तो मुझे बताओ वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ये कंपोनेंट्स हैं स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके सम करके रूट करेंगे। तो इस इधर क्या आंसर बनेगा बताना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आगे बोलो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम कर दिया, क्या रूट कर दिया। और इधर क्यूपी के कैसे बनेंगे बताना जरा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का सम का रूट, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये फॉर्मूले से भी दोनों बराबर आंसर देने चाहिए। देंगे क्या, सोचो जरा, देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। देखो अगर x2 माइनस x1 है मेरे पास और मैंने 5 - 3 किया, तो इधर x1 माइनस x2 करूंगा तो 3 - 5 करूंगा। अब 5 - 3 3 - 5 दो अलग अलग आंसर्स देते हैं, लेकिन उनके स्क्वायर्स तो सेम आंसर देते हैं। 5 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और 3 - 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा। तो सेम आंसर देंगे या नहीं देंगे, सोच के देखो। देंगे। तो सारी बातें समझ में आ गई। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर कैसे बनाएंगे? सिंपली बात है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे कंपोनेंट फॉर्म में, वो वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछे तो वो स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट कर देंगे, जो पुराना तरीका है। ओके, नो डाउट्स एट ऑल। ओके, वन मोर थिंग, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, एंड यहाँ पे कहीं है ओरिजिन, यहाँ पे कहीं है ओरिजिन। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर ओपी बनेगा, ओरिजिन से कनेक्ट करके। पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर ओ क्यू बनेगा, बनेगा। अब मेरे को क्या निकालना था? अभी अभी मैंने क्या कहा, मेरे को वेक्टर पी क्यू निकालना था। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऐसे तो निकालते हैं। क्या निकालना था? वेक्टर पी क्यू। अब आप देखो ये ट्राइंगल फॉलो कर रहा है, और ट्राइंगल कैसे फॉलो कर रहा है? ओपी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू। यस और नो? कल सीखा था दो वेक्टर्स का जो सम होता है उस ट्राइंगल की तीसरी साइड होती है। तो क्या बनेगा बताना फिर से? वेक्टर ओपी, ओ की तरफ, ओ से पी की तरफ जाते टाइम वाला वेक्टर, और फिर पी से क्यू की तरफ जाने वाला वेक्टर मिलके क्या बनेगा? वेक्टर ओ क्यू बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यहां से वेक्टर पी क्यू की वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो वेक्टर ओ पी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। यहां से प्रूव हो गया। वेक्टर पी क्यू कैसे बना चेक करो? वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। भाई ओरिजिन तो 0 0 0 होगा ना, तो वेक्टर ओ क्यू क्या होगा? क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से 0 0 0 माइनस करेंगे, और 0 0 0 माइनस करोगे तो वही क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर इधर पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर रहे हो, घूम फिर के बात वहीं आ गई, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ट्राइंगल लॉ से भी ये बात साबित होती है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो इसमें लिखना क्या है, टॉपिक समझा दिया, अब लिखना क्या है वो देख लो। लेट, कल तक के नोट्स कंप्लीट है सबके। लेट पी x1 y1 z1 q x2 y2 z2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन अ 3D स्पेस। तो वेक्टर पी क्यू ऐसे डिस्क्राइब होगा कंपोनेंट फॉर्म में, और वेक्टर क्यू पी जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। x2 - x1 है तो x1 - x2, y2 - y1 है तो y1 - y2, एंड z2 - z1 है तो z1 - कर दोगे। बड़ी सरल सी बात है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड करना हो तो इनके स्क्वायर का सम का रूट। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू या क्यू पी, या लेंथ ऑफ पी क्यू, या डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, सब एक ही बात है। चेक करो। किसी ने कहा पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, वही पी क्यू की लंबाई है। किसी ने कहा क्यूपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, वही क्यूपी की लंबाई है, सेम होगी। किसी ने कहा पी क्यू की लेंथ बताओ, वही बात वही होगी, लैंग्वेज चेंज हो गई। किसी ने कहा पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ, अगेन वही बात हो गई। तो पूछने के चार अलग अलग तरीके हो सकते हैं, फॉर्मूला एक ही बनेगा। कोई कहे सर मैं तो ऐसा बनाऊंगा, बना ले, आंसर तो सेम आएगा। अगर ये वाली चीज फॉलो करेगा तो ये बनेगा, और ये वाली चीज फॉलो करेगा तो ये बनेगा। बट जो फॉलो करो वही लिखना है। ये बात भी सही है, अगर आप पी क्यू लिखो तो क्यू माइनस पी करना, क्यू पी लिखो तो पी माइनस क्यू करना, चाहे से आंसर सेम आता है बट लिखना सही। ओके, चलें लास्ट टॉपिक पे। सेक्शन फॉर्मूला हमने 10th 11th में पढ़ा है।
अभी हम 12th में आ गए। तो 10th और 11th में हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एंड देन फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 3D में भी था 11th चैप्टर में, और स्ट्रेट लाइंस में भी था 11th में। और अभी हम 12th में आप पहुंचे हैं तो इसमें वेक्टर में आ गया। ठीक है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करता है? व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? डज एनीवन नो? दो कोऑर्डिनेट्स या दो पॉइंट्स? कोऑर्डिनेट्स तो बेटा एक ही पॉइंट के होते हैं ना, उनके बीच में क्या करोगे? जैसे मैंने कहा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,2, तो 3 और 2 के बीच में थोड़ा ना कुछ करोगे। दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में क्या? वो सेक्शन फॉर्मूला देता है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता है? एरिया देता है ये। रेशियो होता है, मतलब अगर कोई कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करता है ना उस लाइन से। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है जिसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट लाया कर रहा है। तो वो तीसरा पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो देता है या तो, और अगर रेशियो गिवन है तो उस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है। या तो रेशियो ऑफ डिवीजन देता है या पॉइंट ऑफ डिवीजन देता है, दो चीजें देता है। शर्त है कि वो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। यानी चार चीजें हो गई। जो दो एंड पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स दो चीजें ये हो गई। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स तीसरी चीज ये हो गई। और रेशियो ऑफ डिवीजन, वो बीच वाला पॉइंट उन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, चौथी चीज ये हो गई। इन चार में से कोई भी तीन चीज देके चौथी चीज निकाल के देता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। थोड़ा रफली देखते हैं। लेट्स से कि दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये बन गई। ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट आर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स, जैसे अभी 2D में ही बात करें तो मान लो x1 कॉमा y1। और फिर क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2। और आर के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते थे x कॉमा y। और रेशियो मान लेते थे m1:m2। अब अगर चार चीजें कौन कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, इन चार में से कोई भी तीन चीजें गिवन हो तो चौथी चीज निकाली जा सकती है। जनरली या तो x, y पूछता है, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछता है, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछता है। और या फिर रेशियो ऑफ डिवीजन पूछता है। ये दे देता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दे देता है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछता है। ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है 10th 11th से, तो हम इसको क्रॉस कर देते थे लाइक दिस एंड लाइक दिस। याद आ रहा है? m1, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 × x2 याद है, प्लस m2 × x1 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस m1 प्लस m2, राइट। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की जगह y रख देते थे, क्रॉस वही करना पड़ेगा, m1 × y2 प्लस व्हाट, m2 × y1 एंड डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियोस m1 प्लस m2। तो याद हुआ क्या, मतलब याद आया क्या? 10th क्लास का याद आया तो अभी मैं 12th क्लास में क्या चेंजेस वो देखेंगे। ठीक है। तो यही सेक्शन फॉर्मूला इस साल हम वेक्टर्स की दुनिया में लेके आएंगे। कल तक लाइन सेगमेंट्स थी, आज ये वेक्टर्स हैं। ओके। ठीक है। एक बार रीड आउट करते हैं क्या कहता है ये। अच्छा, इस बार सेक्शन फॉर्मूला भी दो तरीके का है, एक है इंटरनल डिवीजन, एक है एक्सटर्नल डिवीजन। शायद 11th में भी हो गया था इंट्रोड्यूस इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। टेंथ तक तो एक ही टाइप का डिवीजन होता था। बहुत साल पहले 10th में ही हो जाता था, बहुत साल पहले मतलब शायद 6 या 7 साल पहले 10th में ही इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाते थे। फिर 10th से हटा दिया गया अब एक्सटर्नल डिवीजन। अब इंटरनल एक्सटर्नल 11th से शुरू होता है। अभी 12th में हम आ गए तो 12th में ऑब्वियसली दोनों रहेंगे ही रहेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस अभी हम बाद में देखते हैं, एक बार पहले इंटरनल को ही पकड़ के रखते हैं। ठीक है, एक बार रीड आउट करें। चलो ध्यान से देखिएगा। देखो अभी बेटा, मैं अगर आपको फॉर्मूला बता दूं ना, बेटा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ये है, तो 5 सेकंड में खत्म है ये टॉपिक। बट मैं निकाल क्या रहा हूँ, मुझ मेरे को क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाएगा कि साहब निकाल लो फॉर्मूला लगा के, तब तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी टेढ़ा आया ना क्वेश्चन, तो टेढ़ा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मैं क्या निकाल रहा हूँ मुझे पता होगा। टॉपिक क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो फिर सीधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करने में। यकीन मानो जितने टाइम में इंट्रोडक्शन हुआ है एक्सरसाइज उसके आधे टाइम में हो जाएगी। इतनी सरल है। डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूला का। लेकिन क्वेश्चन वो एक्सरसाइज से ना उठ के थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके आ गया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर हमने सीधे ही बिना कॉन्सेप्ट पढ़े एक्सरसाइज पे चले गए। ओके। देखो पढ़ो। वेक्टर ए और वेक्टर बी पी और क्यू पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। मतलब क्या हुआ?
आया समझ कुछ? सबको आया क्या? ये पहली लाइन का मीनिंग समझ? दो पॉइंट्स हैं स्पेस में पी और क्यू, उसके पोजीशन वेक्टर्स वही ओरिजिन से ज्वाइन कर लो दोनों को। जैसे ये पी है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, ये क्यू है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो। तो ये दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इनके नाम रख दिए ए और बी, स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर इन ए 3D स्पेस। अब वेक्टर आर एक तीसरा पोजीशन वेक्टर है, एक तीसरे पॉइंट का, जो उस पी क्यू को इंटरनली एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो। दो पॉइंट्स थे शुरुआत में हमारे पास पी और क्यू, तो लेट्स से दिस इज पी एंड लेट्स से दिस इज क्यू। ओके, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स बनाने कैसे बनाते हैं? किसी भी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन से कनेक्ट करके। तो लेट्स से ये ओरिजिन मान लो ओ, तो ये हो गया पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर, राइट। अब इस पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को नाम वैसे हम वेक्टर ओपी देंगे, लेकिन इधर वेक्टर ए दे दिया गया। स्मॉल लेटर में हम जनरली तब नाम देते हैं जब हमको फॉर्मूला वगैरह बनाना हो। वेक्टर ओपी वेक्टर ओक्यू बोलेंगे तो थोड़ा हैक्टिक लगेगा, तो ए और बी बोल दिया, राइट। अब पीक्यू के अंदर, मतलब पीक्यू लाइन सेगमेंट के अंदर या वेक्टर के अंदर एक पॉइंट आर और है, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब होता है इसके ऊपर है, कहीं पीक्यू के ऊपर है। एक्सटर्नली का मतलब होता है पीक्यू के ऊपर नहीं है, पीक्यू को एक्सटेंड करने के बाद मिलता है वो पॉइंट आर। या तो क्यू की तरफ एक्सटेंड करो या पी की तरफ एक्सटेंड करो और फिर वो पॉइंट आर मिले, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो अभी इंटरनल डिवीजन तो पीक्यू के ऊपर ही आर होगा। लेट से वो आर यहाँ है, इस आर का भी आप पोजीशन वेक्टर बना दो ओरिजिन से ज्वाइन करके, और उसको स्मॉल लेटर आर से डिनोट करा दो एज पर द टॉपिक। अब तीन पोजीशन वेक्टर्स हो गए हमारे पास, ए बी और आर, राइट। और रेशियो क्या माना गया है? एम एस टू एन। टेंथ तक एम वन और एम टू बोलते थे, फिर 11 से लेटर चेंज करके एम एस टू एन पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको। तो एम एस टू एन है, तो कोई मुझे बताएगा कि ये एम एस टू एन ऐसे है या ऐसे है? मतलब ये पार्ट एम और वो पार्ट एन है, या वो पार्ट एम और ये पार्ट एन है? नीचे वाला एम है और ऊपर वाला एन है, वो कैसे पता चला? क्योंकि मैं पी क्यू बोल रहा हूं, तो मैं पी क्यू बोल रहा हूं तो पहला वाला ऐसा एम होगा, दूसरा वाला ऐसा एन होगा। अगर मैं क्यू पी बोलता तो उधर वाला ऐसा एम होता और इधर वाला ऐसा एन होता। तो ये एम इज टू एन ऐसे, भाई ये वाला पार्ट तो एम है यहां से लेके यहां तक, ओके, और ये वाला पार्ट एन है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे ये दो पॉइंट्स गिवन थे पी और क्यू, तो इनके पोजिशन वेक्टर्स तो बन ही जाएंगे मुझसे, बन जाएंगे ना, ओरिजिन से ही तो कनेक्ट करना है। और ये पॉइंट तीसरा आर है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं निकालूंगा, वेक्टर आर इक्वल टू, वही क्रॉस करना है, एम इंटू बी प्लस ए इंटू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस एम प्लस एन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना? एम इंटू वैक्टर बी प्लस एन इंटू वैक्टर ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस क्या? एम प्लस एन। बेटा वही फॉर्मूला है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहा था, ये वेक्टर सिस्टम में चल रहा है। और कोऑर्डिनेट से वेक्टर में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है, ओरिजिन से कनेक्ट करो। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट है 2,3,4, तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा 2 i k + 3 j k + 4 k, इतना ही तो फर्क है, ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, इतना ही तो फर्क है। आई कैप जे कैप के कैप वाली फॉर्म में बोलो प्लस 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 लगा के, और एक कॉमा 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 लगा के कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे कॉन्सेप्ट? वही कॉन्सेप्ट रहेंगे, इधर वेक्टर फॉर्म में है और उधर किस में रहते थे वो? कोऑर्डिनेट फॉर्म में रहते थे। ठीक है, याद हो गया क्या फॉर्मूला? याद हो गया, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उनको बीच वाला, उसका पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये क्या है? एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। और इसको वेक्टर ओ आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आर क्या है? ओरिजिन से आर को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ही तो है। तो टू लेटर में बोले तो वेक्टर ओ आर भी बोल सकते हैं, सिंगल लेटर में हम वेक्टर आर भी बोल सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। अब कल को ये भी हो सकता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं और रेशियो पूछ ले, वही चार में से कोई भी तीन चीजें देके चौथी चीज वो पूछ सकता है। ये इसको एक इक्वेशन मान लो, इस इक्वेशन में कोई भी पार्ट मिसिंग करके वो आंसर मांग सकता है आपसे। आप तो फॉर्मूला याद रखो बस। ओके, अब एक्सटर्नल डिवीजन कुछ ही नहीं है, बस इस प्लस की जगह माइनस कर दो, खत्म कहानी। एक्सटर्नल डिवीजन कुछ ही नहीं है, बस इस प्लस की जगह क्या कर दो? माइनस कर दो।
लेकिन वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो बस, है ना, देखो। अच्छा, एक एक उससे पहले एक पर्टिकुलर केस 10th में भी आया था, 11th में भी आया था, याद करो। पर्टिकुलर केस क्या होगा? जब वो जो पॉइंट आर है ना वो एग्जैक्टली मिड में हो, यानी रेशियो क्या हो, 1:1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वो यूज करेंगे, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। बस एम और एन की वैल्यू 1 और 1 रख देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेशियो 1:1। तो जब मैं 1 रखूंगा यहाँ पे, एम की जगह 1, एन की जगह 1, तो 1 इंटू वैक्टर बी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिखाया ना हमने। 1 इंटू वैक्टर ए, और नीचे 1+1 करेंगे तो 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। यानी कुछ ही नहीं है, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो दो पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स को हम ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर मुझे मिल जाएगा। एवरेज कैसे लेते हो, दो का जोड़ के आधा ही तो करते हो, सेम थिंग। ओके, इस वेक्टर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो इनके बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस का मतलब है कि जब m:n 1:1 हो, या दूसरे शब्दों में कहें r जो है वेक्टर पी क्यू का मिड पॉइंट हो, एक ही बात है। चलो अब चलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट सेम। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है पोजीशन वेक्टर्स हैं, दो पॉइंट्स के पी और क्यू के एक 3D स्पेस में। वेक्टर आर एक तीसरा पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर है। और पॉइंट आर अब की बार पी क्यू को इंटरनली नहीं डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड। अब एक्सटर्नल डिवीजन भी दो तरीके का होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल डिवीजन कब होता है, जब अपन एक्सटेंशन करते हैं। तो एक्सटेंशन अगर हम पी की तरफ करेंगे तो अलग होगा, और क्यू की तरफ करेंगे तो अलग होगा। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। फॉर्मूला वही बनेगा, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, बट ये पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब पी की तरफ एक्सटेंशन हो या क्यू की तरफ एक्सटेंशन हो। देखें कैसे होगा ये सारा काम। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो, ध्यान से देखो, ये है पी क्यू। ओरिजिनल गिवन वेक्टर्स ये हैं, ये पी क्यू दिख रहा है, दिख रहा है। क्यू की तरफ से एक्सटेंशन किया तो आगे आर मिल गया। तो ये आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में। तो अगर मैंने क्यू की तरफ से एक्सटेंशन किया है तो m बड़ा होगा और n छोटा होगा। और अगर मैंने पी क्यू में आर की तरफ, सॉरी, पी की तरफ से एक्सटेंशन किया है, तो अब की बार m छोटा होगा और n बड़ा होगा। क्या समझे? अगर पहला रेशियो बड़ा है तो टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन करना है, m:n, जैसे मैंने कहा रेशियो है बेटा, लेट से 7:3, तो पहला रेशियो बड़ा है ना, तो एक्सटेंशन किसकी तरफ से होगा, टर्मिनल पॉइंट की तरफ से होगा। पी क्यू था ना, तो क्यू की तरफ से होगा, क्यू की तरफ से आगे एक्सटेंशन होगा, राइट। और अगर मैंने कहा कि 7:3 नहीं है, 3:7 है, तो अब एक्सटेंशन किसकी तरफ से होगा, इनिशियल पॉइंट की तरफ से होगा। किसकी तरफ से होगा, इनिशियल पॉइंट की तरफ से होगा। जैसे सपोज करो 7:3 कहा मैंने, तो 7:3 का मतलब है ये हिस्सा 7 है और ये हिस्सा 3 है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे आपने डिसाइड किया कि सर ये 7 है और ये 3 है? ये भी सोचने में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट्स वीक दिखाई दे रहे हैं। देखो बेटा, इधर देखो, चलो सारी बातें छोड़ो, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। ये पी क्यू है और मैं इंटरनल डिवीजन कर रहा हूं, मैंने आर यहां लगा दिया, ओके। और आर इसको m:n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली बताओ क्या इसका मीनिंग हो। ये तो एक स्टेटमेंट फॉर्म बन गई। मैथमेटिकली इसका कुछ क्या रिजल्ट में लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना ध्यान से, पी आर बाय क्यू आर इक्वल टू m/n। ये मैथमेटिकल रिजल्ट लिख सकता हूँ क्या मैं इसका, बोलो। पी से लेके आर, क्यू से लेके आर का रेशियो क्या है, m/n है, लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था वो दोनों में, और जो एंड पॉइंट्स हैं एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये का यही काम एग्जैक्टली आप इंटर एक्सटर्नल डिवीजन में करो। मैं इस नीचे वाले फॉर्मूले को नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं ऊपर लाइन को चेंज कर रहा हूँ। ये सेम रखना है आपको, है ना, जो आपने इंटरनल में किया ना वही काम आपको एक्सटर्नल में करना है। ठीक है, तो मैं अगर इसी को एक्सटर्नल में चेंज करूं, अगर मैं इसी को क्या करूं, एक्सटर्नल में चेंज करूं, तो लेट्स से ये है पी क्यू अगेन,
लेकिन अब की बार आर इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो या तो पी की तरफ से एक्सटेंशन होगा या क्यू की तरफ से एक्सटेंशन होगा। एक बार के लिए पहला केस ले लेते हैं कि साहब क्यू की तरफ से एक्सटेंशन है और आर यहां है, तो अभी भी सेम टू सेम पी आर बाई क्यू आर एम बाई एन करना है। पी से लेके आर की लंबाई डिवाइडेड बाय क्यू से लेके आर की लंबाई क्या करनी है, एम डिवाइडेड बाय एन करनी है, नीचे वाली चीज को चेंज नहीं करना है। तो पी से लेके आर की लंबाई एम होगी तो लाइक दिस, ऐसे ही तो एम होगी, यहां से लेके यहां तक एम होगी, बताओ। और क्यू से लेके आर की लंबाई एन होगी तो यहां से लेके यहां तक होगी। तो मुझे बताओ एम बड़ा हुआ या एन बड़ा हुआ। तो आपने जब क्यू की तरफ से एक्सटेंशन किया तो एम बड़ा निकला या नहीं निकला। चलो जी उल्टा केस ले लेते हैं, अब पी की तरफ से एक्सटेंशन कर देते हैं, कर दें, और आर यहां लगा देते हैं, ये चीज अभी भी चेंज नहीं होगी। अगेन पी आर बाई क्यू आर क्या है, एम बाई एन। तो पी से लेके आर की लंबाई एम और क्यू से लेके आर की लंबाई एन। समझ आया। मतलब आपको एंड पॉइंट्स को दोनों से जोड़ना है, पी को भी आर से जोड़ना है, क्यू को भी आर से जोड़ना है। ठीक है, तो अब बताओ कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, एन बड़ा दिखाई दे रहा है और एम छोटा दिखाई दे रहा है। तो एम लेस देन एन बना। तो जब आपने इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन किया तो पहला रेशियो छोटा दूसरा रेशियो बड़ा, या यूं कहूं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, एम बाई एन क्या बनेगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर समझते हो ना, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर, अदरवाइज अगर उल्टा कर दें तो वो इम्प्रॉपर। इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन करोगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन करोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। बोलो समझ में आया। इन सारी बातों का फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, एम बी माइनस एन डिवाइड बाई एम माइनस, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलें कॉन्सेप्ट पे वापस चलें, समझ आ गया। ओके, आप इंटरनल डिवीजन से कंपेयर कर लिया करो, सेम वही चीज है। तो देखो एक बार फिर से देखो, जब एम बड़ा होगा एन छोटा होगा तो कौन से पॉइंट से एक्सटेंशन होगा, टर्मिनल पॉइंट से। तो ये टर्मिनल पॉइंट से मैंने एक्सटेंशन किया। अब पी से लेके आर जोड़ो और क्यू से लेके आर जोड़ो और रेशियो लगा दो एम बाई एन। फिर इधर आओ, जब m छोटा होगा n बड़ा होगा तो इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन होगा। अगेन p से लेके r जोड़ो और q से लेके r जोड़ो और रेशियो लिख दो m बाई एन। ओके, दोनों ही केसेस में फॉर्मूला तो नीचे सेम है, वेक्टर ओ आर कह दो या वेक्टर आर कह दो, वही पहले वाला फॉर्मूला है, बस बीच में प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, समझ आया। हम्म। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से बना, इसका डेरिवेशन अगर किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली शेयर कर देना, इसका वीडियो भी भेज देंगे। आपके कोर्स में नहीं है इसका प्रूफ, इस फॉर्मूले का प्रूफ, ये पूरा पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन तो कोर्स में है, बट ये फॉर्मूला कहाँ से बना, इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। इसका प्रूफ एक्चुअली क्लास 10th में ही हो चुका है, करवाया था मैंने, करवाया सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ करवाया था। अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना, पर्सनली मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी आपके कोर्स का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। चलिए जी, तो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो हमारे थर्ड एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल रहेगा, इसको तो कर देते हैं बंद और चलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.2 बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज है। क्या क्या सीखा हमने, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, डायरेक्शन निकालनी सीखी, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स देखी, कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स देखा, एडिशन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, और क्या देखा, डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, डायरेक्शन रेशियोस निकाले, और क्या, ये लास्ट में किया अभी सेक्शन फार्मूला और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये सारी चीजें अपने को उसमें डिस्कस करनी है, कुछ एक नई नई बातें भी आएंगी क्योंकि एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन ऐसा ही हो जाता है जो टॉपिक से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है सुपर इजी, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं बोलो, मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स के, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट, वी नो दैट। कैसे प्रेजेंट करेंगे हम इस क्वेश्चन को, वी नो दैट इफ, अब देखो ए बी सी तो उन्होंने यूज कर लिया ना, ठीक है, हम ए की फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। इफ वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर वेक्टर ए ऐसा है, देन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सम का रूट। ये हमने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी बताना है, राइट। सो वेक्टर ए जो ऊपर है,
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, उसके स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो आई कैप, जे कैप, के कैप। तो 1 1 1, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का सम का रूट करना, √3 आ गया। और ये लंबाई है तो यूनिट्स लिख देना, एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, राइट। ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके स्केलर कंपोनेंट्स पकड़ लो, 2 -7 और -3, 2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर का सम का रूट करना जरा, 4 7 का स्क्वायर 49, देन 9, 49 एंड 9 58, 58 एंड 4 62, √62 यूनिट्स। फर्दर तो ये एक्सपैंड होगा नहीं। दो आंसर्स हो गए। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, एक एक जना आंसर की भी खोल के रखो, 1/√3, 1/√3, और तीसरा क्या है, -1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस अगेन 1/√3 का स्क्वायर अगेन -1/√3 का स्क्वायर, ये ठीक है, का सम का रूट। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, तीनों ही 1/3 1/3 1/3 हो गए, और तीनों को एड ऑन करेंगे, 1/3 1/3 1/3, तो क्या बनेगा, 1। 1 का रूट क्या बनेगा, 1, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट यानी सिंगल, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी इसका हो सकता है लंबाई। ओके, देखो हर क्वेश्चन कुछ सिखा के भी जाता है। तो यहाँ पे ये तीन जो वेक्टर्स बने, इनके मैग्नीट्यूड में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट बना। याद रखना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे वेक्टर सी इज ए यूनिट वेक्टर। कल को पूछ लेगी, बताओ तीनों में से कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर सी इज ए यूनिट वेक्टर। बाकी वो दोनों यूनिट वेक्टर नहीं है, यानी इसकी लंबाई 1 यूनिट है। डन, कर दूं उसको डिलीट, वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और 3। दो डिफरेंट वेक्टर्स लिख के दिखाओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए पर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखो वेक्टर्स के पास दो क्वांटिटीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों अगर इक्वल वेक्टर्स होंगे तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है लेकिन वेक्टर्स को इक्वल नहीं करना, वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या तरीका है उसका, डायरेक्शन ही अलग करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम रखोगे और वेक्टर से अनइक्वल करने तो फिर डायरेक्शन अनइक्वल करनी पड़ेगी। उल्टा, अगर डायरेक्शन सेम रखनी है और फिर भी वेक्टर्स अनइक्वल करने तो फिर मैग्नीट्यूड अनइक्वल करना पड़ेगा। ये दोनों काम करने पड़ेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। आपको मैग्नीट्यूड तो रखना है सेम लेकिन वेक्टर्स होने चाहिए डिफरेंट। कैसे करें ये काम, हम एक काम करते हैं, देखो पहला वेक्टर अपनी मर्जी से चुनो, दूसरा वेक्टर उस पहले वेक्टर को देख देख के चुनो। पहला वेक्टर अपनी मर्जी से चुनो, बोलो लक्ष्य, बोलो कोई भी वेक्टर बोलो जो मन में आ रहा हो। लेट वेक्टर ए बी, लेट वेक्टर ए बी, बोलो जो भी मन में आ रहा हो एक वेक्टर बोलो। 5 i कैप, यस, बढ़ो आगे। 2 j कैप प्लस, या माइनस भी बोल सकते हो, हाँ आपकी मर्जी, प्लस 5 k कैप। सो ये एक वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर ऐसा चुनना है जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या है, जो इन्होंने वेक्टर बताया इसका क्या देख लेते हैं, एक बार मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, कैसे निकाले थे, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर करना, 25 25 50 और 4, √54। इसके आगे सॉल्व होगा क्या, √54, क्यों, 2 × 27, तो 3√6 हो गया क्या, देखना, 9 6 या 54 होता है ना, हो गया, 3 अंदर जाएगा 9 बनेगा, 9 6 या 54, तो 3√6 बन गया। या √54 पे भी छोड़ दोगे तो खास बात नहीं, क्यों एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। हाँ जी। अब वेक्टर बी ऐसा चुनना है जिसका मैग्नीट्यूड यही होना चाहिए, लेकिन वो वेक्टर इससे मैच नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी शक्ल से मैच नहीं होना चाहिए, इसकी शक्ल दूसरी होनी चाहिए, राइट। तो बहुत ही आसान तरीका है, या तो इनको इधर उधर कर दो। देखो ये वेक्टर कैसे बना, एक्स एक्सिस पे 5 कदम चल के, वाई एक्सिस पे 2 कदम चल के, और जेड एक्सिस पे 5 कदम चल के। तो दूसरा स्पेस में एक ऐसा कोई वेक्टर बना दो जो एक्स एक्सिस पे 2 कदम चल के बन रहा हो। तो आप दूसरी किसी डायरेक्शन में जाके पहुंचोगे, अगर मैं इसको इधर उधर कर दूं तो। जैसे 5 2 इधर होता है लेकिन 2 5 इधर थोड़ा ना होता है, कहीं और होता है। डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर डिफरेंट हो गया। लेकिन इसको इधर उधर करने से मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, या फिर जैसा कि ये कह रहा है, आपका नाम भूल जाता हूं मैं, वंश कह रहा है कि इनमें से किसी को एक भी नेगेटिव कर दो। जैसे 2 का क्या कर दो, -2 कर दो। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप 2 कदम चल रहे थे, अब आप -2 कदम चल रहे हो, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। ओके, सो वेक्टर बी हम इनको उलट पुलट करके कर लेते हैं। ऑल्सो लेट वेक्टर बी
बी, लेट वेक्टर बी बी, इनको चेंज भी कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। 2 का इधर फर्स्ट में लगा देता हूँ -2 आई कैप, फिर 5 को रहने देता हूँ इधर 5 जे कैप, और इस वाले 5 को भी माइनस कर देता हूँ 5 के कैप। ये एक डिफरेंट वेक्टर है उससे, है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है। सो मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी निकालूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस वॉट 5 का स्क्वायर प्लस वॉट -5 का होल स्क्वायर, तो वही होगा √54, यानी कि 3√6 यूनिट्स। कंक्लूजन दूंगा मैं नीचे, हेयर हेयर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, बट मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज इक्वल टू जो भी आपने निकाला है 3√6 यूनिट्स। सो vector A and vector B are the required two different vectors with same magnitude, are the required two different vectors with the same magnitude। इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ऐसे नहीं बस ए और बी लिख के आ गए। ठीक है, ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो इतना एक्सप्लेनेशन बनता है, याद रखना। ठीक है, डन। अब दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा कर दो, डायरेक्शन सेम करनी है, नहीं, हाँ डायरेक्शन सेम करनी है, तो डायरेक्शन सेम कैसे हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट कैसे करोगे, देखो ध्यान से। मान लो इस दिशा में एक वेक्टर जा रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ा दो ना उस वेक्टर को, तो डायरेक्शन तो सेम हुई ना, पर लंबाई ज्यादा हो गई ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टी, यानी कोलिनियर वेक्टर्स बना दो। समझ गए, उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीपल कर दो, 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, डायरेक्शन सेम होगी, तो हो गए आंसर। तो लेट्स से कि अब आप बोलो अंश कोई भी वेक्टर, पहला वेक्टर अपनी मर्जी से, दूसरा वेक्टर उसकी मर्जी से, बोलो कोई भी वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हाँ 7 आई कैप, आगे बोलो, +3 जे कैप, आगे बोलो, +4 के कैप, राइट। ओके, अब जब अपन को डायरेक्शन को सेम रखना है तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड चाहे से निकालो चाहे से मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, नहीं नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। बताओ क्या मैग्नीट्यूड होगा, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, करना कितना होता है, 49 +9 58, 58 +16 इज 60, 74, √74, and √74 is further non-solvable, √74 यूनिट्स। ओके, अब वेक्टर बी को मैं वेक्टर ए का कुछ गुना मान लेता हूं, राइट, बोलो, तो मैं इसको मान लेता हूं, क्या मानूं, बोलो कितना गुना करें, 3 टाइम्स या -3 टाइम्स कर लो, ओके, या -2 टाइम्स कर लो, चलो -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, लेट वेक्टर बी भी -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू -2 × 7 करना जरा, -14 आई कैप, आगे बोलो, -2 3 जा 6, डायरेक्शन अपोजिट होना भी अलग डायरेक्शन है, उसने क्या कहा था डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन सेम रखनी है, यस सही बोला, बिल्कुल सही बोले, माइनस कर ही नहीं सकते, डायरेक्शन हमको अपोजिट भी नहीं कर सकते, हमको डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रखनी है, तो आप पॉजिटिव स्केलर से ही गुणा कर सकते हो, आपको नेगेटिव स्केलर से गुणा करना अलाउड नहीं है। यस, ये सही चीज पकड़ ली। तो 14 i कैप 6 j कैप +2 4 जा 8 k कैप। अब इसका एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिफरेंट निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, निकाल तो लो, क्या उसका तो दुगना निकलेगा, 2√74 निकलेगा, निकाल के देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर बोलना जरा, 14 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज 196, 6 का 36, 8 का 64, तो 36 64 100 हो गया, तो √296 हो गया, सही है क्या, √296 को मैं 4 × 74 लिख सकता हूँ क्या, 4 4 जा 16, यस लिख सकता हूँ, 4 × 74 को मैं 2√74 यूनिट्स लिख सकता हूँ। समझ आया ना सबको ये कैलकुलेशन, तो उसकी √74 है, इसकी इसकी दुगनी आ गई, मैंने हर एक कंपोनेंट को दुगना किया तो मैग्नीट्यूड दुगना होना ही था। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कैसे करूंगा, हेयर वेक्टर ए इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पे अनइक्वल का साइन लगा दो, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट,
तो मैं क्या लिखूंगा नीचे कंक्लूजन, सो वेक्टर ए एंड बी आर द रिक्वायर्ड टू डिफरेंट वेक्टर्स विथ द सेम डायरेक्शन, विथ द सेम डायरेक्शन। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। डायरेक्शन सेम है क्योंकि ए को ट्वाइस ऑफ बी लिख रहा हूं मैं, तो इसकी डायरेक्शन सेम। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए वेक्टर्स भी ये डिफरेंट। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर कितने किए अभी हमने? कितने किए? 3। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन है कि दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो इक्वल हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप, xi कैप प्लस yj कैप, ये इक्वल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। ठीक है, हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर, नामकरण करो। टू गिवन वेक्टर्स आर, एक का नाम रख देते हैं हम ए, एक का नाम रख देते हैं हम बी। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू गिवन दिस, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू गिवन दिस। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग, नाउ बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ टू, नहीं पहले तो हमको लिखना है कि दोनों इक्वल है ना। नाउ इट इज गिवन दैट, ऑलरेडी गिवन है कि ये इक्वल है ना। इट इज गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। अब लिखेंगे, सो बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, और ए वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म भी लिख दो इसके आगे। दैट इज, ए वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या है बोलना? 2i कैप प्लस 3j कैप। और बी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या है? xi कैप प्लस yj कैप। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लिख देंगे। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, वी हैव, दो वेक्टर्स की इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, तो हमको ये प्राप्त हुआ कि उनके रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट सेम है। वी हैव x इक्वल टू 2 एंड व्हाट, y इक्वल टू 3। आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करें। ओके, समझ आया? कर दूं डिलीट? कितने क्वेश्चंस हो गए? 4। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स मिलाने हैं एक ऐसे वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट तो है ये है और टर्मिनल पॉइंट है ये। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यानी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से पहले तो आप बना दो वेक्टर। जैसे ये P है और ये Q है, तो वेक्टर क्या बनेगा? PQ, क्योंकि इनिशियल उसको लेना है और टर्मिनल इसको लेना है। ठीक है, समझ आया? और फिर उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स बता दो। Here the two given points are, two given points are P, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,1, एंड Q, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलना? -5,7। अब अपन वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अभी अभी पढ़ के हैं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, concept of vector joining 2 points, we have वेक्टर PQ। इनिशियल P को लेना है ना, तो वेक्टर PQ होगा, और अगर इनिशियल उसको लेता तो क्या होता? वेक्टर QP होता। तो वेक्टर PQ हम कैसे निकालेंगे? Q माइनस P करके निकालेंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 -2 करना है और 7 -1 करना है, राइट? तो कैसे लिखूंगा? -5 -2 टाइम्स आई कैप प्लस वॉट, 7 -1 टाइम्स जे कैप। और के कैप का कंपोनेंट इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा, यानी के कैप वहां पे क्या है? के कैप का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? सोच के बताओ। वो जीरो है, तो वो जीरो है, तो फिर वो कहाँ है? वो पॉइंट, वो वेक्टर या वो पॉइंट कहाँ है? वो एक्स वाई प्लेन पर है। वेरी गुड, दैट मीन्स वो फ्लोर पर है, वो स्पेस में ही नहीं। समझ गए? वो है तो सही इस स्पेस में, लेकिन वो फ्लोर एक प्लेन पे चिपका हुआ है। ओके ना? तो ये हो जाएगा -5 -2 इज -7i कैप, और 7 -1 इज 6j कैप। तो ये तो वेक्टर बनाया ओनली अभी। अब क्या पूछ रहा है? इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो कुछ नहीं है तो आगे एक बार 0k कैप लिखो। ठीक है, अब इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? -7, 6 और 0। और उसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, कोई बताएगा? सो द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर PQ आर, scalar components of vector PQ are
-7, कॉमा 6 एंड 0, ये तो हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू आर, बोलो वेक्टर कंपोनेंट्स भी बताएगा। वेक्टर कंपोनेंट्स में डायरेक्शन भी बता दो ना। -7 क्या है, आई कैप, कॉमा 6 क्या है, जे कैप, कॉमा एंड लगा के 0 क्या है, के कैप। वेक्टर में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो आप बता दो कि -7 कौन सी डायरेक्शन है। और एक 3D स्पेस में डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो वाली डायरेक्शन नहीं होती नॉर्थ साउथ वाली। आपको आपको डायरेक्शन बताने का काम 3 एक्सेस करेंगे वहां पे। तो आप -7 कदम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो, एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, तो ये डायरेक्शन बता देना हो जाता है वेक्टर कंपोनेंट्स, और केवल मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी बताना हो जाता है स्केलर कंपोनेंट्स। वेरी इजी, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ओके, टाइम कितना हो गया, 5 क्वेश्चंस हो गए, जल्दी जल्दी करके। कितना टाइम हो गया, नहीं पता, तो हो गया इस वाले बैच का टाइम तो। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें देखना, 19 पर, छोटे छोटे से ही हैं, सारे हो जाएंगे। देख लो, अगर एक आध और कर सकते हो। सम कैसे निकालेंगे बताना, सम कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर्स का सम निकालने के लिए फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स का सम निकालना है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, खत्म कर दो इसको तो। Here the three given vectors are थ्री गिवन वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं, उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को जोड़ के। द थ्री गिवन वेक्टर्स, अरे प्रेजेंट कैसे करोगे, थ्री गिवन वेक्टर्स आर दिस, देन कॉमा लगा के दिस एंड दिस, ये पहले प्रेजेंट कर दोगे। नाउ द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज गिवन बाय द सम ऑफ द थ्री गिवन वेक्टर्स। हम उसके सम को एक चौथा वेक्टर भी मान सकते हैं, राइट। थ्री गिवन वेक्टर्स इज गिवन बाय, उसके सम को हम चौथा वेक्टर भी मान सकते हैं। चौथा वेक्टर हमने मान लिया डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम तसल्ली से लिखेंगे क्या है, ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। फिर तसल्ली से लिखेंगे क्या है, बी, जल्दीबाजी नहीं करनी है, राइट, -2 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप एंड व्हाट इज सी, आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। और फिर जोड़ते टाइम हम क्या करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे। तो आई के आगे क्या लगा हुआ है, 1, इसके आगे -2, इसके आगे 1, तो क्या लिखूंगा, 1 -2 +1 टाइम्स आई कैप, देन प्लस, ब्रैकेट लगाओ, -2 +4 और -6 टाइम्स जे कैप। फिर आगे बढ़ो, +1 +5 -7 टाइम्स ऑफ व्हाट, के कैप। तो 1 -2 ये तो कट गया, 0 आई कैप, और ये क्या हुआ, ये भी कट गया क्या, ये नहीं कटा। तो -8 +4, तो -4 टाइम्स जे कैप एंड देन व्हाट, 6 - 1 यानी -के कैप। चाहो तो हम इसको हटा भी सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, और चाहो तो शो भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कितनी सरल एक्सरसाइजेस है, और वाकई में इतनी सरल है, बट टॉपिक इंट्रोडक्शन बीच बीच का होना जरूरी है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। अब क्योंकि ये अगले क्वेश्चन यूनिट वेक्टर्स निकालने के हैं, तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपन कल ही देखेंगे डिटेल में। उसके 4 5 क्वेश्चन लाइन से लगे हुए हैं अभी, है ना। ठीक है, तो अब जा सकते हैं ओल्ड बच्चे तो, और न्यू स्टूडेंट्स रुकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। कर दूं उसको बंद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। अच्छा, काम कंप्लीट करते रहना। हो सकता है कि एक आध दिन का काम